नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। लहर न्यूज की टीम आज फिर बढ़िया ब्लॉक में है। इससे पहले भी हम लोग पंचायत सीरीज पे जुनेद रिजवी साहब से बात किए। आज पंचायत सीरीज में पंचायती राज अधिनियम के तहत कौन कौन सा प्लानिंग है और इसका क्या क्या अधिकार दिया गया है, इन तमाम मुद्दों पे हम इनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली आपको देखने वाले जी, आपके जो श्रोतागण हैं जी, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। पंचायती राज अधिनियम है क्या आखिर? देखिए, पंचायती राज अधिनियम की परिकल्पना को जब आप पढ़ेंगे जी, तो पंचायती राज अधिनियम को दूसरे शब्दों में स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। अच्छा, यानी कि ऐसे शासन जी, जो ग्राम स्तर तक, गांव तक पहुंचे, लोगों तक। जी, जी, और इसके बारे में जब आप पहले जाएंगे तो प्राचीन काल में, चाहे वो चोल का काल हो, मौर्य काल हो, उसके बाद से आप देखेंगे कि मुगल काल आ गया। तो मुगल काल में चूंकि राजशाही था तो उस समय तो इसका चलन नहीं था। हाँ, लेकिन मुगल काल के बाद अगर आप अंग्रेजों की शासन देखेंगे जी, जी, तो अंग्रेजों के शासन में भी 1882 में लॉर्ड रिपन के काल को स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। उस समय इस अच्छी व्यवस्था थी अंग्रेजों के समय में भी। और 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन होती है, सारे जो भारतीय नेता होते हैं वो मिलकर लड़ने की प्रयास करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों बाहर जाओ, इंडिया को छोड़ो। आप जानते हैं कि लाखों हजारों शहादतें दी लोगों ने। जी, जी। तो उस समय स्पेशली जब हमारे महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1917 में जब चंपारण का सत्याग्रह होता है उस समय ये भाग लेते हैं। तो उसके बाद से ये खुद महात्मा गांधी की एक सोच रही है, एक कल्पना रही है, एक उनके दिल की ख्वाहिश रही है कि स्थानीय स्वशासन को पूर्ण रूप से भारत में लाया जाए। चूंकि अंग्रेज जब भारत में थे, ये चाहे उस समय कहिए या आज कहिए, आज भी हिंदुस्तान की लगभग 80% की आबादी जो है वो गाँव में बसती है। जी, जी। आप देख रहे हैं कि गाँव में सुविधाओं की कमी है, गाँव के लोग अनपढ़ हैं, गाँव के लोग उतना तेज तरार नहीं हैं, गाँव के लोग गरीब हैं, परेशान हैं, बेरोजगार हैं। तो महात्मा गांधी जी की ये सोच थी, ये परिकल्पना थी कि जब तक हम स्थानीय स्तर तक इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत हम स्थानीय स्वशासन की स्थापना नहीं करते हैं, तब तक इतना बड़ा विशाल देश की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल सरकार की हो चाहे स्टेट सरकार की हो, वो हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाएगा। तो कुल मिला जुला करके कहा जाए तो स्थानीय स्वशासन या सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज लगभग 140 करोड़ लोगों की आबादी है भारत में। जी। तो क्या सत्ता में, सेंट्रल में सत्ता में रह करके सारे लोगों को देखभाल किया जा सकता है क्या? क्या भारत को संभाला जा सकता है क्या? इसी तरीके से केंद्र को हटा करके राज्य बनाया गया, 28 स्टेट में सरकारें बनाई गई। लेकिन 28 स्टेट में सरकार बनाने के बाद भी आप कोई बिहार में अगर शासन मुख्यमंत्री कर रहा है तो प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गाँव में उसकी जो सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जाए, लोगों को सुविधा मिल पा रहा है कि नहीं, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सारी चीजों को निजात पाने के लिए यही कारण है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है कि सत्ता सिर्फ वही नहीं रहे, अगर गांव में भी सत्ता है और सत्ता की जो सत्ता द्वारा जो भी सुविधाएं मिल रही है वो गाँव में लोगों तक पहुंचे। उसी के तहत पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज अधिनियम को बनाया गया। और इस पंचायती, आप देखिएगा जैसे ही देश आजाद हुआ तो चूंकि गांधी जी का ये एक सपना था, और भले ही आप दूसरे नेताओं को देखेंगे, कुछ हद तक भीमराव अम्बेडकर जी को देखेंगे तो वो नहीं चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। उनका ये सोचना था कि नहीं, सत्ता में एकरूपता फिर बनी नहीं रहेगी। ठीक है। और भी जो गांधीवादी नेता थे उनका कहना था कि नहीं, सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है ये देश के विकास के लिए, देश में रह रहे गरीब से गरीब लोगों की भागीदारी के लिए। आज आप देख रहे हैं कि जो भी पंचायती राज सरकार जो बन रहा है अपने यहाँ, तो उसमें मुखिया, गरीब से गरीब लोग, मुखिया, सरपंच है, वार्ड है, सरपंच है, सारे लोग जीत के आ रहे हैं। ठीक है। इसी को देखते हुए देश जब आजाद हुआ तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे उनके द्वारा इस चीज का उद्घाटन किया गया और धीरे धीरे पूरे देश में ये फैल गया। हालांकि उस समय जब संविधान बना था तो संविधान के अनुसूची 40 में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई है।
जी। लेकिन चूंकि आप समझ रहे हैं कि अनुसूची 32 से लेकर के 51 तक संविधान की जो अनुसूची है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। यानी कि 32 से 51 तक जितने चीजों का वर्णन किया गया है, किसी भी स्टेट को ये फोर्सली आप नहीं कर सकते हैं कि वो चीजें आप अपने अंदर लागू कीजिए। यही कारण है कि चूंकि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना जरूरी था, अतः 1993 में फिर कानून बना करके इसको पास किया गया कि नहीं, ये जब तक नहीं होगा तब तक लोगों की सहभागिता नहीं हो पाएगी। तो आज देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रदेश में, एक आध दो तीन प्रदेश छोड़ करके मैक्सिमम भारत के प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कायम है। बताइए, पंचायती राज अधिनियम जो सब राज्यों में लागू हो गया। हाँ। तो सब राज्यों में नहीं कर सकते हैं, सब राज्यों में नहीं कर सकते। आज भी 2-3 ऐसे स्टेट हैं पूर्वोत्तर के जहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं है, लेकिन मैक्सिमम राज्यों में लागू है और ये लागू होनी भी चाहिए। क्योंकि एजाज भाई, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी परिकल्पना है, ऐसे ही गांधी जी का ये सपना नहीं था, एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें न लोगों को जो अछूते हैं, जो समाज के बिल्कुल पिछले पायदान पर हैं, सिर्फ उनको सरकार द्वारा प्रायोजित जो बेनिफिट्स हैं, जो सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, सिर्फ वही उनको नहीं मिलता है, जबकि उनको सत्ता में भागीदारी करने का भी अवसर मिलता है। आप देखे होंगे बढ़िया के थोड़ा सा अधिकार के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि क्या क्या अधिकार दिया गया है। सपोज कीजिए कि एक पंचायत में मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, आखिर इनका अधिकार है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जब आप बात करेंगे तो जब इसको लागू करना था देश की आजादी के बाद से, तो सरकार ने अलग अलग समितियों का गठन किया, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति जो थी, जिसने सिफारिश किया त्रिस्तरीय पंचायती के बारे में, त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में सरकार को सिफारिश किया। और वही त्रिस्तरीय पंचायत जो अधिनियम है वो आज हमारे यहाँ लागू है। तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 स्तर के चुनाव होते हैं पंचायतों में। सबसे निचला स्तर है जिसको ग्राम स्तर कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड की चुनाव किया जाता है और एक पंच का चुनाव किया जाता है। तो वार्ड के जो मुखिया होते हैं, जैसे कि मानते हैं मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, तो 13 वार्ड में 13 वार्ड के का चयन किया जाएगा और 13 वार्ड में 13 पंच का चयन किया जाएगा। तो इन वार्डों का जो मुखिया होता है उसको मुखिया कहा जाता है। अच्छा। यानी कि वार्डों के जो प्रमुख होता है उसको मुखिया कहा जाता है, और जो पंचों का प्रमुख होता है उसको सरपंच कहा जाता है। और इसी में एक उप मुखिया और एक उप सरपंच का भी, दोनों का एक अलग अलग काम है, सरपंच का और मुखिया का। उस पे आ रहा हूँ जी। तो वैसे तो मेनली रूप से, अगर मुख्य रूप से माना जाए तो एक पंचायत में चाहे जितनी वार्ड हो, मानते हैं कि 13 वार्ड है किसी पंचायत में, तो वहाँ पंचायत में जो भी चयनित नेता है, जो लोगों द्वारा चयन किया गया है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड हो, चाहे आपको सरपंच हो, पंच हो, उप मुखिया हो, उप सरपंच हो, इन सारे लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि सबसे पहले तो सरकार द्वारा जो जारी किया गया जो भी बेनिफिट्स है आम लोगों तक, उसको सुचारू रूप से पहुंचाया जाए। ठीक है। अगर उनमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो ये जनता का प्रतिनिधि इसलिए इन लोगों को चुना गया है जी, कि अगर कोई आदमी गरीब है, जैसे मैं पिछले मीटिंग में भी कहा, आपसे जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कहा था कि आजकल इंदिरा आवास में नाम जोड़ा जा रहा है जी जी। तो ये मुखिया जी ही नहीं, हालांकि मुखिया के इसमें थोड़ा सा वर्चस्व देखा जाता है, मुखिया जी ही नहीं, पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं इलेक्टेड, सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि उस पंचायत में जो भी ऐसे लोग हैं जिनके छत पे घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, या फिर उनका पक्का मकान नहीं है, वो गरीबी की जीवन जी रहे हैं, तो ये हम प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि उसको चयनित करके और इंदिरा आवास की जो योजना है उस आदमी को दिया जाए। हाँ। तो सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं आ रही हैं वो संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाए। विकास के काम में अगर आप देखेंगे तो पंचायत, पूरे पंचायत स्तर पर स्पेशली मुखिया या बीडीसी, 2 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो विकास के लिए जाने जाते हैं पंचायत में। ठीक है। तो पंचायत स्तर पर जितना छोटा बड़ा काम है, आप कृषि को ले लीजिए, आप नली गली को ले लीजिए, आप स्वच्छ पानी को ले लीजिए, आजकल देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता के ऊपर बहुत जोर दिया है जी। तो इसके अंतर्गत
प्रत्येक पंचायत में एक WPU का निर्माण हो रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। प्रत्येक वार्ड से कचरा को उठाया जाएगा स्वच्छता कर्मियों के द्वारा, और वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट एक जो बना है वहां पर कचरा को डंप किया जाएगा। जी हाँ। और उस कचरे में से जो अच्छे चीज है जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक है, शीशा है, बोतल है, इनको रिसाइकिल करके और उनसे तरह तरह की चीजें बनाई जाएंगी। सरकार की इतनी महत्वाकांक्षा ये चीज है, तो इस पर इन सारी चीजों के ऊपर देखभाल करना। उसके अलावा जो नल जल के द्वारा सरकार ने पानी पहुंचाने का काम एक जिम्मा सौंपा है खास तौर पे, उसमें मुखिया का अहम रोल है कि उसकी देखभाल करना। प्रत्येक वार्ड में पानी सही से पहुंच पा रहा है कि नहीं, कनेक्शन है कि नहीं, कहीं कोई पाइप टूटा है तो नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि बाद में मुखिया जी लोगों से ये काम छीन लिया गया है, अनुरक्षक रखा गया है जरूर। हालांकि अनुरक्षक के बारे में भी आप देखिएगा तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जी। इनिशियली ये कहा गया था कि जो वार्ड होंगे वही अनुरक्षक होंगे, ठीक है। बाद में कहा गया कि नहीं भाई, अगर वार्ड है सरकारी जमीन में नल जल की टंकी गड़ा हुआ है तो वो कोई दूसरा आदमी को रख सकते हैं, या फिर वो दावा भी करेंगे तो उनका दावा उतना मजबूत नहीं होगा। अगर वो अपने जमीन में लगाते हैं तब वो अनुरक्षक रह सकते हैं। बीच में ये होगा कि दूसरे अनुरक्षक भी बहाल किए गए। बाद में आज देखिएगा कि साल 2 साल से पेमेंट का मसला फंसा हुआ है, काफी लोग हड़ताल पे हमको पेमेंट नहीं मिला, हमको नहीं मिला। तो उसकी चीजें कुछ स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट इसलिए भी नहीं है कि पानी भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, पानी कहीं चल फ्लॉप योजना है, एक तरह से देखा जाए तो फ्लॉप है वो। मेन उसका काम है लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना। जब पानी नहीं पहुंच रहा तो कहाँ पहुंच रहा है? करने वाले कर्मी को कौन जानता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। कहीं कहीं तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं है, मोटर भी नहीं है। तो देखिए, मुखिया को पहले स्वायत्तता सरकार ने बहुत दी रखी थी, ठीक है। विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम स्पेशली लुक आफ्टर जिम्मेदारी थी कि नहीं, ये काम किसी तरीके से कराना है। स्पेशल पावर दिया गया था कि आपके पास 15वीं वित्त आयोग है, 6वीं वित्त आयोग है, 14वीं वित्त आयोग है, बहुत सारे पैसे आते हैं। अलग अलग टायर्ड मद से क्या काम कर सकते हैं, अनटायर्ड मद से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ये चीजें मुखिया तक पहुंच रही थी, लेकिन आप बीच के दिनों में देखेंगे कि सरकार ने मुखिया को पंगु बना दिया। ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो एक सरपंच का चुनाव होता है वो एक लोकल मजिस्ट्रेट माना जाता है। लोकल मजिस्ट्रेट है। जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, हाकिम लोग बैठते हैं, ऊपर फैसला सुनाते हैं, जी। सेम उसी प्रकार से उसी चीजों को छोटे रूप में पंचायत स्तर पर उतारने की सरकार ने प्रयास किया है। और उसके अंतर्गत एक सरपंच है, उसकी मदद करने के लिए कानूनी रूप से अगर कोई मामला आता है, है ना, कोई किसी पर अत्याचार हो रहा है, कोई किसी का जमीन हड़प लिया है, चाहे वो जमीनी मामला हो, दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो, दोनों प्रकार की मामला सुनने का अधिकार सरपंच को प्राप्त है। तो इसके लिए सरपंच के पास एक से अधिक इनको सबऑर्डिनेट्स दिए गए हैं मदद करने के लिए। जैसे उप सरपंच है, उप सरपंच इनकी एडवोकेट दिया गया है, एडवोकेट दिए गए हैं। और 13 वार्ड अगर है तो 13 वार्ड के जो पंच है वो इनकी मदद करेंगे। एडवोकेट के अलावा इनको सचिव भी दिया गया है, जी, है ना। सरपंच के अपने सचिव भी हैं, वो मामले की सुनवाई करेंगे। तो टोटल एक क्या कहें, कचहरी के रूप में बेस किया गया है इसको। अगर कोई मामला, जैसे कि पंचायत में किसी को कोई मामला आता है, छोटी मोटी कोई घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले नियम है कि आप जाइए सरपंच जी के यहाँ, सचिव को आवेदन दीजिए। सरपंच के नाम से लेटर लिख करके सचिव को आवेदन कि मेरे तरफ से ये समस्या है, फलाना आदमी के ऊपर हमने, कोई वादी है उसमें या फिर कोई केस करने वाला है, बताया कि भाई इनके साथ ये समस्या है। आप लेके जाएंगे तो नियम यह कहता है कि सचिव जी उसको रखेंगे और आपको डेट देंगे सुनवाई के लिए, जी। कि जैसे आज आपने आवेदन दिया तो हो सकता है कि सरपंच महोदय आपको 10 दिन के बाद से या 4 दिन के बाद से डेट दें कि आप आइए, और फिर उस आवेदन के अनुरूप ग्राम कचहरी लगेगी। और सरपंच महोदय इन बिटवीन, माने इन दिनों में अपने वकील के माध्यम से, अपने सचिव के माध्यम से, या फिर अपने पंच और उप सरपंच के माध्यम से जिनके ऊपर आरोप लगा रहता है उनको सूचित किया जाता है। फिर ये उनको नोटिस जारी करते हैं कि भाई आपके ऊपर ऐसा आवेदन आया है, तो आप इस दिन को ग्राम कचहरी में उपस्थित हो, हाजिर होना है। और फिर बड़े ही सिस्टम जो कहा जाए तो बड़ा सिस्टमेटिक तरीका से सारी चीजों को बनाया गया। तो फिर वो सामने वाले को नोटिस जाता है, जो आवेदन दिया है उसको भी बता दिया जाता है कि इस दिन को आपको आना है, जी। उस दिन वो लाते हैं, फिर पंच उप सरपंच उपस्थित रहते हैं, कार्रवाई होती है, सुनवाई होती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई आपके साथ क्या समस्या है, जी जी। कार्रवाई के मामले में आप देखा जाए तो वैसे तो फौजदारी के मामले वैसे होते हैं जिसमें दंड दिया जाता है लोगों को, और दीवानी मामलों में
आपको आर्थिक दंड लगाया जाता है, मैंने फौजदारी में आपको सजा दी जाती है। उनको अगर पता है कि हमारा अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, ग्राम कचहरी चलाने का जो तरीका है अगर वो सही से चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आज कोई मामला बाहर नहीं जाएगा। बहुत ऐसे पंचायत है जहाँ के सरपंच अच्छे हैं तो वहाँ के मामले बहुत कम मामले थाना में और कोर्ट कचहरी में जाते हैं। तो इससे क्या है, हमारा देश सशक्त होगा, जी जी, विकास भी होगा, अच्छे लोग चुन के आएंगे भी, और वैसे लोग की सहभागिता होगी जो समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पर है जी। तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाले लोगों की सहभागिता, उनकी जिम्मेदारी, उनको बेनिफिट देना, उनको लाभ पहुंचाना पंचायती राज व्यवस्था का अंतिम काम है। ठीक है, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया जी, अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे, ये जुनैद रिजवी साहब है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था, बड़ी बखूबी से, बड़ी तफसील से इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया कि सरकार ने और देश का कानून ने क्या एक अधिकार दिया है पंचायती लेवल पे। बहुत जल्द हम फिर दूसरे वीडियो पे मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। देखते रहिए लहर न्यूज।